एक रॉड है, सपोज इस रॉड की लेंथ है 10 मीटर। ठीक है, और ये दोनों एंड से फिक्स्ड है, बोलते क्लैंप्ड है। स्टील रॉड इज क्लैंप्ड एट टू एंड्स। क्लैंपिंग करना मतलब इधर से नट लगा दिया, इधर से नट लगा दिया, फिक्स कर दिया। और फिर इसके टेम्परेचर को बढ़ाया। ओरिजिनल लेंथ इसकी दी हुई है बेटा 10 मीटर, और टेम्परेचर में जो चेंज लाई वो है 20 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर में चेंज लाने से, सिंस ये रॉड फिक्स्ड थी, दोनों एंड से टेम्परेचर में चेंज लाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन अब एक्सपेंशन का तो स्पेस नहीं है, बिकॉज इधर से पूरे नट लगे हुए फिक्स है। तो ये रॉड क्या हुआ, उस टेम्परेचर के कारण जो इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ और ये रॉड ऐसे हो गई, हो सकती है ये रॉड सेंटर से बेंड हो गई एंड इट बिकेम दिस वन। थोड़ा समझ लो कि मैं थोड़ा एनलार्ज करके बता रहा हूं, ऐसी हो गई जी रॉड। ठीक है, सिंस वहां से तो फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड ही रही। आपको ये बताना है कि अगर ये अल्फा इसका गिवन है 1.2 इंटू 10 रेज पर -5 पर डिग्री सेल्सियस, तो ये सेंटर से कितनी नीचे आ गई। मतलब ये आपको, ये जो फिगर है ना, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, नहीं तो ऐसे फिगर इमेजिन नहीं कर पाएगा कोई। ऐसे हो सकता है ऊपर जाती, हो सकता है कुछ भी चला जा, कुछ भी होता। सेंटर, ये जो फिगर है इट इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये x जो है ये कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन समझ में आ गया। A rod is clamped at its two ends. A rod having length 10 meter is clamped at its two ends. लिख रहे हो क्या, लिख लो। A rod having length 10 meter is clamped, CLAMPED, clamped at its two ends. If the temperature is increased by, if the temperature is increased by 20 degrees Celsius, if the temperature is increased by 20 degrees Celsius, then the rod is deformed as shown in figure. रॉड की डिफॉर्मेशन हो गई, मतलब उसकी शेप चेंज हो गई, ये ऐसी हो गई, पहले ऐसे थी अभी ऐसी हो गई ये रॉड। तो ये सेंटर से कितनी, कैलकुलेट x, बाकी सब फिगर का ही पार्ट है, कैलकुलेट x। देखो इस रॉड की लेंथ गिवन है 10 मीटर में, इसको अभी ना L लिख लेता हूं। ठीक है, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो 10 लिख देंगे। ये जो डिफॉर्म्ड रॉड है, ये जो नई वाली रॉड है, इसकी लेंथ कितनी होगी, L प्लस डेल्टा L, है ना। ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, L प्लस डेल्टा L। अगर ये यहां से क्लैम्प्ड नहीं होती तो ये रॉड भी सीधी होनी थी, L प्लस डेल्टा L। तो अगर सेंटर से हमने ये दिया है, सेंटर है, तो ये वाला कितना हुआ, L प्लस डेल्टा L/2 हुआ या नहीं हुआ, और ये कितना है L/2। तो ये ट्राइंगल एक बन रही है जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो या नहीं। क्या हम ये बोल सकते हैं L प्लस डेल्टा L/2 होल स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू L/2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि हमने तो x निकालना है। ठीक है, सो ये बनेगा आपके पास, या मैं ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, क्योंकि x निकालना है ना, एक्स स्क्वायर बनेगा L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर माइनस L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4।
चलेगा? ये 2 का स्क्वायर है 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4 है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो गया सीधा। सो दैट आई कैन राइट इट एज एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल माइनस ये वाला एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अगेन। ठीक है, एल स्क्वायर आउट, डेल्टा एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर दीजिए, तो क्या एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर को 1/2 एल डेल्टा एल। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, व्हाट इज डेल्टा एल? अल्फा एल डेल्टा टी होता है नहीं, और ये आपको डेल्टा टी 20 डिग्री सेल्सियस लिखा है, क्या इसको 20 केल्विन भी लिख सकते हैं हम? फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि चेंज को जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे तो यूनिट सेल्सियस हो या केल्विन, एल इंटू डेल्टा एल की जगह क्या लिखूं? अल्फा एल डेल्टा टी। बेटा एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 1/2 अल्फा एल स्क्वायर डेल्टा टी बन रहा है। तो एक्स ही तो निकालना है, तो बताओ एक्स कितना बनेगा? मैं यही लिख दूं, यहां लिख दूं, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर रूट करोगे, यहां तो क्वेश्चन में था, एल तो बाहर रहेगा रूट के बाहर, और रूट के अंदर क्या रहेगा? 1/2 अल्फा डेल्टा टी। अब मैं ही करता हूं इसको आगे। दैट मीन्स x इज इक्वल टू, एल गिवन है कितना? एल 10 मीटर ओरिजिनल लेंथ गिवन थी, 1/2 इंटू अल्फा कितना दिया है? 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी कितना है? सोचो, डेल्टा टी गिवन है 20, तो ये 2 और ये 20 कितना हो गया? 1.2 इंटू 10⁻⁻4 हुआ। कैसे? 10⁻⁻5 है, ये 10 हो जाएगा, 20/2 तो -5 + 1 = 4, और इजी हो गया। x आ गया 10 इंटू 10⁻², ये 10⁻4 का रूट क्या होगा? इंटू रूट ऑफ 1.2। तो क्या इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻1, ये वाला है ना? 10 इंटू 10⁻² क्या हुआ? 10⁻1, और रूट 1.2 नहीं आप फाइंड कर रहे, आप क्या करो, 1.2 का रूट नहीं पता ना, 1.20 का नहीं पता रूट आपको, लेकिन कोई ये मत बोलना कि मुझे 1.21 का भी नहीं पता। नहीं यार, 1.21 का 1.11, तो 21 की जगह 20 होगा, तो 1.1 की जगह 1.09 हो जाएगा। आप इसको 1.1 ही रहने दो, कितने फर्क पड़ा? डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस तक वो भी 1 डाला है, बड़ी ज्यादा नहीं है चेंज कोई आने वाली। तो क्या लिखोगे इसको? इंटू 1.1। समझ में आया ये लॉजिक क्या लगाया मैंने? नहीं तो कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है। 1.1 की जगह हो सकता है 1.09 आए, तो क्या ही कर लिए कैलकुलेट करके। तो ये आपके पास बना कितना? 0.11 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए। उसके बाद बेटा आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, हो गया ना? वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। सॉलिड्स में हमने एक्सपेंशन पढ़ा, और वी स्टार्टेड विद कि सॉलिड्स में 3 तरह की एक्सपेंशन होती है। कौन सी? एक होती है लीनियर एक्सपेंशन, जिसमें हमने ये पढ़ा दैट डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। सुपरफिशियल एक्सपेंशन में हमने पढ़ा एरियल एक्सपेंशन में डेल्टा ए इक्वल्स टू बीटा ए डेल्टा टी, एंड डेल्टा वी इक्वल्स टू गामा वी डेल्टा टी। ठीक है, अब जब हम एक्सपेंशन इन लिक्विड्स की बात करते हैं, क्या हम किसी लिक्विड की लेंथ बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर बढ़ा के, या एरिया?
लिक्विड्स में लेंथ नहीं होती. लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप. A liquid always takes the shape of the container. So that means volume. Liquids में एक ही expansion होती है, that is volume expansion. And of course volume expansion में length और area दोनों आ जाते हैं. But we cannot have a liquid. ये देखो liquid की length है, ठीक है. It is always in the form of a volume. तो expansion is in liquids is always cubical expansion. Cubical expansion मतलब 3-dimensional. It is never 1-dimensional, right? और जो लिक्विड्स में एक्सपेंशन होती है वो कभी भी आइसोलेटेड नहीं होती. हम किसी लिक्विड को डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते. लिक्विड को हीट करने के लिए we always need a container. We'll put the liquid in the container and suppose करो कि मैं एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ. सपोज हमारे पास एक फ्लास्क है and there is some liquid in it. ये liquid filled है say up to this level A. A level तक liquid filled है किसी कंटेनर में. ये हमने किसी स्टैंड के ऊपर रखा और यहां से हम इसको हीट कर रहे हैं. We are supplying heat. Now what will happen? Just टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना. टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब पहले क्या होगा बाद में क्या होगा वो सोचो. जब हमने लिक्विड को हीट करने के लिए कंटेनर में डाला तो कंटेनर को हीट किया पहले कि लिक्विड को पहले हीट किया? लिक्विड तो तब हीट होगा जब कंडक्शन से हम मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे चल के. सबसे पहले कंटेनर को हीट मिली. अच्छा, जब कंटेनर को हीट मिली तो कंटेनर तो एक्सपैंड कर जाएगा. थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड बिकॉज दिस कंटेनर इज ए सॉलिड. सो कंटेनर को हीट मिली पहले, कंटेनर एक्सपैंड कर गया. और इसका ये मतलब नहीं है कि लिक्विड को हीट नहीं मिलेगी. थोड़ी देर बाद लिक्विड को भी मिलेगी, लिक्विड भी एक्सपैंड करेगा. बट जस्ट कॉन्सेंट्रेट हेयर, पॉइंट ए पे कॉन्सेंट्रेट करो. पहले लिक्विड ए पॉइंट पे था, अभी लिक्विड का लेवल नीचे हो जाएगा या ऊपर हो जाएगा? लिक्विड का लेवल नीचे हो जाएगा. बट एक्चुअली लिक्विड डिप्रेस नहीं हुआ. एक्चुअली क्या हुआ, यहां से सॉलिड ही ऊपर चला गया. मतलब सॉलिड्स में ज्यादा नहीं होती, सॉलिड में पहले एक्सपेंशन हुई, ज्यादा तो लिक्विड में होगी. लिक्विड्स आर मोर एक्सपेंडेबल देन सॉलिड्स. बट जब सॉलिड, ये लिक्विड का लेवल था, सॉलिड को हीट मिली, ठीक है, क्योंकि लिक्विड सॉलिड के अंदर है, सॉलिड को हीट मिली तो सॉलिड एक्सपैंड हो गया. अभी लिक्विड को हीट तो मिली नहीं है, इधर तो वही है. सो इट विल अपीयर कि लिक्विड का लेवल नीचे आ गया, बट एक्चुअली लिक्विड अभी वही है. सो सबसे पहले क्या अपीयर होगा कि ये लिक्विड का लेवल जो है वो नीचे चला गया है. मतलब इट विल अपीयर कि लिक्विड हैज कम डाउन हेयर. यहां से ए भी छोड़ दो, ऐसे पहले यहां था लिक्विड का लेवल, अभी यहां आ गया. बट एक्चुअली लिक्विड का लेवल यहां नहीं आया. एक्चुअली यहां से सॉलिड इधर चला गया एक्सपैंड होने की वजह से. थ्रू आउट होगा, आइसोट्रोपिक होता है, हर तरफ होता है. ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ, हर तरफ. उसके बाद लिक्विड का एक्सपेंशन हो गया, अब सॉलिड का एक्सपेंशन हो गया. अब इस लिक्विड को भी हीट मिलना शुरू हो गई. और जब इस लिक्विड को भी हीट मिलना शुरू हो गई तो यहाँ से लिक्विड यहाँ पहुंच जाएगा. सॉलिड यहीं तक पहुंचा था, लिक्विड यहाँ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि लिक्विड की एक्सपेंडेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्सपेंडेबिलिटी ऑफ सॉलिड. ठीक है, मतलब सॉलिड हमारा, इसको ए बोल देता हूँ, सॉलिड हमारा ए से बी आया है, लेकिन लिक्विड तो ए से सी आया है. हमें लेकिन लगेगा क्या कि लिक्विड बी से सी आया है, क्योंकि हमने तो लिक्विड इस लेवल तक रखा था. अब हुआ क्या, लेवल नीचे आ गया. बेसिकली हुआ क्या, कंटेनर ऊपर चला गया, तो लिक्विड तो यहाँ है. फिर जब लिक्विड को हीट मिली, इट गोज अप टू पॉइंट सी. तो ये जो ए बी है, इसमें ये ए बी क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड. और जो बी सी है वो क्या है ना, एक्सपेंशन लिक्विड का तो ए से सी हुआ है. बीसी क्या है, बीसी को बोलेंगे एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड.
और एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड क्या है, दैट इज ए टू सी। समझ में आया पूरा थ्योरी? लिखेंगे कुछ नहीं। जब भी किसी लिक्विड को हीट करना है, the first thing that will receive heat is the solid in which the liquid is kept. The solid expands and impression ऐसा है कि liquid नीचे आ गया, so ये हो गई expansion of the solid AB। फिर liquid को heat मिली, it goes here, तो liquid तो यहां से यहां आया, इसको बोलेंगे actual expansion of solid। और ये apparent क्यों? क्योंकि हमें solid expand हुआ थोड़ी दिख रहा है, like we are preparing tea, तो हम उस पानी को जिससे हमने चाय बनानी है उसको किसी कंटेनर में रखा, सो वी गिव हीट फ्रॉम द बॉटम। तो क्या हमें ऐसा अपीयर होता है कि हमारा कंटेनर बड़ा हो गया? नहीं, क्योंकि वो एक्सपेंशन बहुत कम है। बट है, वी हैव स्टडीड कि डेल्टा एल या डेल्टा वी होता है अगर आपके पास कोई 3 डायमेंशनल वॉल्यूम है तो ये है ए से लेके बी तक, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। AB is called as expansion of solid। BC क्योंकि ये दिखा नहीं हमें, तो BC दिखा हमें, BC is called as apparent expansion। apparent expansion किसका? लिक्विड का। और AC is the actual expansion of liquid। बेटा ये जो एक्चुअल एक्सपेंशन है डायग्रामेटिकली देखना, इसलिए मैंने यही पर्टिकुलर बनाई। AC को हम लिख सकते हैं क्या, AB प्लस BC, या नहीं? AC जो है दैट इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंशन। तो बेटा जो एक्चुअल एक्सपेंशन है is actual expansion of liquid is equal to expansion of container। मतलब जो भी इसमें भी हमने डाला expansion of solid plus apparent expansion of liquid। दोबारा पूरा, हाँ, apparent वाला लिक्विड बी लेवल तक था पहले, ठीक है, बी से स्टार्ट करो, लिक्विड बी लेवल तक था, हमने हीट सप्लाई की, लिक्विड ए पर आ गया। एक्चुअली लिक्विड ए पर नहीं आ गया, सॉलिड थोड़ा सा बड़ा हो गया हमारा। तो अब लिक्विड का जो हीटिंग हुआ, लिक्विड बी से ए आ गया, मतलब ये एक्सपेंशन हो गया सॉलिड का, बट ये हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बहुत कम है। तो एक्चुअली हमें दिखेगा कि लिक्विड बी से सी चला गया, बट इन रियलिटी लिक्विड गोज फ्रॉम ए टू सी। हमें जो दिख रहा है उसको बोलते हैं एपरेंट। BC इज द एपरेंट एक्सपेंशन बिकॉज दिस इज नेग्लिजिबल। बट सिंस जब हम पर्टिकुलरली पढ़ ही एक्सपेंशन इन सॉलिड रहे हैं, लिक्विड रहे हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना, लिक्विड का आइसोलेशन में कभी एक्सपेंशन नहीं होता। इट इज ऑलवेज अलोंग विद द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ऑल्दो इट इज स्मॉल, कैन बी निग्लेक्टेड। लेकिन अगर हम निग्लेक्ट कर देंगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि ये तो इतना है ही नहीं कुछ भी, एक्चुअल इज इक्वल टू एपरेंट, तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? एक्सपेंशन तो एक्सपेंशन है, वो तो वैसे ही कर देते। बट सॉलिड का एक्सपेंशन भी होगा, और इसलिए एपरेंट एक्सपेंशन विल बी एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड प्लस एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और यहां पर देखो, ये आपके पास फॉर्मूला था फॉर डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। क्या इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं गामा क्या होता है? डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी डेल्टा टी। जब हम लिक्विड्स की बात करेंगे, इस गामा को भी दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक होता है एपरेंट वैल्यू ऑफ गामा, ठीक है, जो क्यूबिकल एक्सपेंशन है। एक हो गया गामा ए एक्चुअल, और एक हो गया गामा एपरेंट। गामा होता क्या है, ये लिख लिया ना आपने सारा? लिखोगे? नो सर। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ गामा, apparent value of gamma is again, see, delta V actual divided by V delta T।
एक्चुअल वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ और कितना लग रहा है, apparent change in volume divided by V delta T. ठीक है, गामा इज ऑलवेज डेल्टा V divided by V delta T. Change in volume divided by original volume into change in temperature. ठीक है, ये दो तरीके से डिफाइन करेंगे जो भी आपको क्वेश्चंस करने होंगे। और अगर आपको गामा के बेस पे क्वेश्चन करने, देखो एक्चुअल गामा इज इक्वल टू गामा ऑफ द सॉलिड प्लस एपरेंट गामा, ये भी याद रखो, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंशन इज AC, apparent expansion is BC, AB is expansion of the solid. तो actual expansion of solid plus expansion apparent expansion है, इसलिए एक्चुअल गामा को ऐसे भी कैलकुलेट कर लोगे आप। गामा ऑफ द सॉलिड क्या हुआ, जो उस पर्टिकुलर सॉलिड की प्रॉपर्टी होगी ये। ठीक है, जैसे अभी हम रॉड की बेस पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो रॉड के लिए हमें अल्फा दिया था, उसी तरह से अगर गामा दिया होगा कि ये कंटेनर है, उसका गामा इतना है, एपरेंट ये, तो एक्चुअल कितना। वो आपको ये वाला डायग्राम दिमाग में रखना है हमेशा कि सॉलिड का हीटिंग होने से ही सारा डिफरेंस आया, अदरवाइज हम लिक्विड में ही एक्सपेंशन की बात करते सिर्फ, तो लिक्विड को डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते, तो इट विल ऑलवेज टेक प्लेस अलोंग विद द हीटिंग ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डेंसिटी का कैसे वेरिएशन होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, ये हमारे पास एक शीट है, ठीक है, शीट मतलब इट इज नॉट ए रिंग और स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर फॉर्म में शीट है, पूरी फिल्ड है। एंड व्हाट वी डिड, इस शीट के बीच में कहीं पर एक होल काट दिया, ऐसे बना दिया एक होल, पूरी शीट में एक होल बना दिया, या पूरी शीट में एक इरेगुलर सा कोई शेप बना दिया, स्टार बना दिया, कुछ काट दिया, उसमें से पीस निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। अब हम इसको जब हीट करेंगे तो ये जो शेप बनाई, इसका साइज बढ़ेगा या कम होगा, दैट इज क्वेश्चन फॉर यू। फिर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। इफ वी मेक ए होल इन अ डिस्क एंड वी हीट द डिस्क, विल द साइज ऑफ होल इंक्रीज और डिक्रीज? सर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल। सर इंक्रीज करेगा। नहीं, नेचर ऑफ मटेरियल पे तो ये डिपेंड करेगा कि ज्यादा इंक्रीज होगा या कम इंक्रीज होगा, ज्यादा डिक्रीज होगा या कम डिक्रीज होगा, बट इट विल ईदर इंक्रीज और डिक्रीज। वो नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, सोच रहे इसके बारे में। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। हाउ डेंसिटी चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर? क्या लगता है आपको, डेंसिटी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने से? कम होनी चाहिए। अब क्यों कम होनी चाहिए, पहले लॉजिक समझो। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब टेम्परेचर बढ़ाने से मास थोड़ी कुछ होता है, मास तो वही है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से हमने ये पढ़ा, सॉलिड्स में एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर volume increases, goes up, and therefore density decreases. ठीक है, but is there any mathematical relation between temperature and variation of density? कोई mathematical formula हम develop कर सकते हैं? कैसे करेंगे, देखो, what is delta V? अभी पढ़ रहे थे, गामा गामा V डेल्टा T, बट एक्चुअल में डेल्टा V है क्या? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम।
मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका अभी वॉल्यूम V है T टेम्परेचर पे, हमने टेम्परेचर को T प्लस डेल्टा T किया, वॉल्यूम हो गया V प्लस डेल्टा V, या वॉल्यूम हो गया V डैश, तो डेल्टा V क्या है? V डैश माइनस V. So can we write V dash minus V equal to gamma V delta T or not? लिख सकते हैं. It means V dash is equal to V कॉमन लेके ऐसे लिख दो 1 प्लस गामा डेल्टा T. ओके, देख लो, नोट करते रहो साथ में. If rho is the density at temperature T and rho dash is the density at temperature T plus delta T, then V dash कितना होगा? देखो डेंसिटी होता है मास अपान वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हुआ? m by rho dash is equal to m by rho into 1 plus gamma delta T. यहां से बताओ रो डैश कितना बना? रो डैश कितना बना? m और m कट जाएगा, रो डैश बनेगा रो इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी. ठीक है? नहीं यार, -1 आएगा, ऐसे कैसे? ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में कर दिया तो फिर माइनस दोबारा से. रो डैश इज इक्वल टू रो इंटू 1, रो डिवाइडेड, ऐसे देखो mm कट गया, ये रो ऊपर, इधर से रो डैश ऊपर, इधर से रो, तो ये तो नीचे आएगा ना, रिटर्न माइनस एक्स. बेटा कल आपको बताया था अगर x स्मॉल होता है तो 1 प्लस एक्स रेज पर n होता है 1 प्लस एन एक्स. सो हेयर आल्सो द सेम लॉजिक, क्योंकि ये गामा तो छोटा ही है. बेटा जब v डैश लिखा था ना, देखो इसको कंपेयर करो, v डैश इज v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी. तो हम बोलते हैं कि v में कुछ ऐड हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ा, बट अभी तो रो में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है. डेंसिटी पहले रो थी, अभी रो डैश हो गई, तो रो डैश में से कुछ माइनस हुआ, तो हम बोले रो डैश इज लेस देन रो. सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द डेंसिटी, ये उसका मैथमेटिकल पार्ट आ गया. टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू इट. ठीक है, ये नोट करें, वी विल टॉक अबाउट दैट एक्सपेंशन, दैट एक्सेप्शन. तो व्हाट वी से कि टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम हो रही है, बट इसका एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बोलो या एनॉमलस बिहेवियर. एनॉमलस मतलब अनयूजुअल. यूजुअल क्या है? यूजुअल रिलेशन जो हमने देखा, दिस इज वैलिड फॉर ऑल एक्सेप्ट वाटर, और वो भी एक छोटे से रीजन में. और इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है. रीजन क्या है इसका? रीजन है वाटर की नेचर, वाटर की पोलर नेचर, वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो. बट है क्या ये एनॉमलस बिहेवियर? क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होती है, लेकिन अगर वाटर को स्टडी किया जाए, वाटर के टेम्परेचर को हम बढ़ाएं फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट करें. 0 डिग्री इसलिए क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस फ्लोट करती है वाटर पे या नहीं, या सिंक करती है? फ्लोट करती है. आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी है आइस की वो है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब.
Density of ice is 0.9 gram per centimeter cube and density of water is 1.0 gram per centimeter cube. ठीक है, इसी को लिखते हैं 10⁻³ kg per meter cube भी लिखते हैं इसको। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर डेंसिटी कम होती तो फिर तो ये सबसे हैवी होता। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी है ये वो वैल्यू है। एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ये जो रीजन है इतना सा, ये उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है कि डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड या डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हाट इज हैपनिंग हियर? डेंसिटी increases with increase in temperature from 0 to 4 and उसके बाद नॉर्मल बिहेवियर है, उसके बाद ये डेंसिटी कम होने लगती है। ठीक है, फिर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो डेंसिटी थोड़ी देर बाद वो वाटर भी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब तो उसकी डेंसिटी बहुत ही कम होगी। 4 डिग्री, ये इतना सा बिहेवियर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर increases from 0.9 gram per centimeter cube to 1.0 gram per centimeter cube। और इसी रीजन में जो बिहेवियर है वो एनॉमलस बिहेवियर है, बट इसी रीजन को हम एक इंपॉर्टेंट रीजन भी मानते हैं। अगर ये एनॉमलस बिहेवियर नहीं होता तो क्या डिफरेंस आना था? देखो, डिफरेंस उसके लिए आएगा जो इस वाटर के ऊपर जिसकी लाइफ बेस्ड है। जैसे हमारे जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी के अंदर फिश है सपोज, या और भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव ड्यूरिंग विंटर बिकॉज ऑफ दिस एनॉमलस बिहेवियर। कैसे? इमेजिन करो कोई लेक है एंड सडनली द टेम्परेचर स्टार्ट्स कमिंग डाउन। अभी टेम्परेचर 10 था, किसी लेक के ऊपर पानी है, टेम्परेचर 10 है, और एकदम से क्या हुआ, ठंड हो गई, बर्फ जैसी पड़ने लगी और टेम्परेचर नीचे होने लगा। जैसे ही टेम्परेचर कम होते होते 4 होगा, 10 से कम होना शुरू हुआ, जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी मतलब 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर होगा कि वो आइस होगी? वाटर होगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस इज नॉट अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बट वो हैवी होगा। लिक्विड स्टेट में वो जो हैवी वाटर है दैट सिंक्स डाउन लेक में। अपर लेयर जो है ना, जैसे ही 4 डिग्री पे आएगी इट विल फॉल डाउन बिकॉज इट विल बिकम हैवी। नीचे से लाइटर लेयर ऊपर आएगी एंड बाय द टाइम क्या होगा, टेम्परेचर और कम होके 0 पे आ जाएगा, तो वो लेक फ्रीज हो गई ऊपर से। नीचे वाला जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में है, ये वो पानी है जो 4 डिग्री सेल्सियस पे था। लेक का जो फ्रीजिंग होता है ना, वो हमेशा टॉप टू बॉटम होता है। नीचे से लेक फ्रीज होना स्टार्ट होती है अगर, और ऊपर तक फ्रोजन हो जाती तो सारे की सारी मछलियां ऐसे हो जाती और उसी बर्फ में दब के ही मर जाती। बट ऐसा नहीं होता है, लेक फ्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जैसे ही टेम्परेचर 4 होता है, पानी डूब जाता है, नीचे लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, तो सारी मछलियां वहां हैं उस पानी में जो 4 डिग्री सेल्सियस पे है और हैवी है। डेंसिटी मैक्सिमम है ये, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होगी। और जब लेक फ्रीज हो गई ऊपर वाले पोर्शन में, द फिश इज देयर बिलो, जो लोअर लेयर है वहां। अगर यहां से फ्रीजिंग नहीं होके यहां से फ्रीजिंग स्टार्ट होती और यहां तक हो जाती तो फिर सब दब जाता है बर्फ में। ठीक है, तो ये जो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसके ऊपर आप नोट लिख सकते हैं खुद। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर is responsible for the survival of aquatic animals during winter। ठीक है, आप एक्सप्लेन करें कैसे? थैंक यू, खुद लिखो।